आदित्य सिंह जब रायगढ़ आया तो उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके कॉलेज की पढ़ाई सिर्फ किताबों और लेक्चर तक सीमित नहीं रहेगी। वह रायगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेकर छात्रावास में दाखिल हुआ, जिसे स्थानीय लोग छाया छात्रावास कहते थे। यह नाम सुनते ही कुछ अजीब सा लगता था, मानो हॉस्टल किसी साये के अधीन हो। कॉलेज के पुराने हिस्से में बना छात्रावास कभी ब्रिटिश जमाने का मानसिक अस्पताल हुआ करता था। लंबे गलियारे, ऊंची छतें और खिड़कियां जिनसे सूरज की रोशनी भी झांकने से डरती थी। हॉस्टल में प्रवेश करते समय आदित्य ने पहली बार एक अनोखी ठंडक महसूस की। बाहर 30 डिग्री तापमान था, पर हॉस्टल में ऐसा लग रहा था मानो कोई बर्फीली परछाई उसके पीछे चल रही हो। वार्डन शर्मा जी ने उसे रजिस्टर पकड़ाया और कहा, कमरा नंबर 308 खाली है, लेकिन अगर डरपोक हो तो दूसरा कमरा देख लेते हैं। आदित्य हंस पड़ा। डरपोक मैं नहीं हूं सर। शर्मा जी ने बस हल्की मुस्कान दी। ठीक है बेटा, फिर खुद ही देख लेना। कमरा 308 हॉस्टल की तीसरी मंजिल के कोने में था। रास्ते में एक ट्यूबलाइट झपकती रही और एक पुरानी तस्वीर वाली दीवार पर हल्की सी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखून से कुछ लिखा हो और मिटा दिया गया हो। कमरे में घुसते ही आदित्य ने देखा, कमरा ठीक ठाक था। 2 बेड, एक अलमारी और एक खिड़की जो पेड़ों की ओर खुलती थी, पर खिड़की का कुंडा टूटा हुआ था और वो थोड़ा खुला ही रहता था। उसने सोचा, कल वार्डन से कहकर सुधरवा लूंगा। रात के 2:45 बजे आदित्य की आंख खुली। खिड़की खुल गई थी। हवा तेज नहीं थी, लेकिन फिर भी पर्दा हिल रहा था, जैसे कोई सांस ले रहा हो। उसने उठकर खिड़की बंद करनी चाहिए, पर वो कुंडा टूटा होने के कारण पूरी तरह बंद नहीं हुई। वह पलटा और बिस्तर पर लेट ही रहा था कि दरवाजे के पास हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी। कौन है? उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। फिर कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कोई किताब नीचे गिरी हो। आदित्य ने टॉर्च जलाकर पूरे कमरे में देखा, कुछ नहीं। पर जब उसने पीछे मुड़कर दीवार की ओर देखा तो वहां हल्की सी छाया खड़ी दिखी, कुछ ही पलों में गायब हो गई। अगली सुबह आदित्य की मुलाकात हुई समीर और रुचि से। दोनों उसी बैच में थे। जब उन्होंने सुना कि आदित्य को कमरा 308 मिला है तो उनके चेहरे पर अजीब सा तनाव आ गया। समीर बोला, भाई, उस कमरे में पहले भी 2 बंदे रह चुके हैं। एक तो 3 दिन में ही भाग गया और दूसरा डिप्रेशन में चला गया। कहते हैं उस कमरे में एक आत्मा है, लड़की की। रुचि धीरे से बोली, उस कमरे की खिड़की कभी पूरी बंद नहीं होती, क्योंकि वहीं से वो आती है। आदित्य हंस पड़ा। भूत प्रेत वाली बातें मुझ पर असर नहीं करती। तीसरे दिन आदित्य ने अलमारी के ऊपर एक पुरानी डायरी देखी, नीली जिल्द वाली। पहली पन्नी पर लिखा था, अगर तुमने ये पढ़ना शुरू किया है तो अब वो तुम्हें देख रही है। डायरी में एक नाम था, नेहा मेहरा। आदित्य ने पढ़ना जारी रखा। 308 की खिड़की मेरी आत्मा का रास्ता है। मैं मर गई थी, पर मेरा विश्वास अधूरा था। मुझे बदनाम किया गया, धोखा दिया गया, और उसी कमरे में मैंने अंतिम सांस ली। अब हर साल जब नया कोई आता है, मैं उसे देखती हूँ, क्या वो मुझे न्याय देगा या मेरी जगह लेगा। आदित्य की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उस रात आदित्य ने खिड़की बंद करने की फिर कोशिश की। जैसे ही उसने हाथ लगाया, खिड़की के फ्रेम से खून की एक पतली धारा बहने लगी। वो चिल्लाया, ये क्या है? फिर दरवाजे के पास से एक धीमी आवाज आई, मेरी डायरी मत छूना। वो दौड़कर बाहर भागा और समीर के कमरे में पूरी रात रुका। अगले दिन तीनों, आदित्य, समीर और रुचि, कॉलेज की लाइब्रेरी में पुराने रिकॉर्ड्स देखने गए। वहां 1995 की एक फाइल में उन्हें नेहा मेहरा का नाम मिला। वो उसी हॉस्टल की छात्रा थी। कॉलेज में एक प्रोफेसर ने उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पुलिस केस दबा दिया गया। नेहा ने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली। उसी खिड़की के पास उस रात 3-8 बजे आदित्य को फिर वही सपना आया। नेहा खून से सनी ड्रेस में, हाथ में डायरी पकड़े खड़ी थी। तुमने मुझे पढ़ा, अब तुमसे कोई नहीं बचा सकता। कमरे की दीवारें कांपने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई। पर्दे उड़ने लगे और एक भयानक चीख कमरे में गूंज उठी। समीर और रुचि भागकर आदित्य के कमरे में आए। दरवाजा अंदर से लॉक था। उन्होंने धक्का मारा। दरवाजा खुला और आदित्य बेहोश था।
कमरे में हर चीज बिखरी थी, खिड़की खुली थी और खून से लिखा था, अब अगला कौन। आदित्य को होश आने पर वह कुछ भी याद नहीं कर सका, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी और ठंडक थी, जैसे वो अब पूरी तरह वही नहीं रहा। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।